हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज से हम 100 डेज़ 100 टॉपिक का ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज है हमारा डे 1। और डे 1 में आज हम करने वाले हैं टॉपिक, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फिजिक्स का लाइट, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में भी 4-5 टॉपिक होंगे, जिसमें पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके, कम से कम 2 से 3 नंबर का इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है। और इसमें जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं आते हैं, मिक्स आते हैं। बड़े क्वेश्चंस में एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डे 1 प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश आपको पता है क्या होता है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। कुछ गुण अगर हम बात कर लें प्रकाश की, तो सरल रेखा में गमन कर सकती है। और ये कैसी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये एक बहुत खास बात है, 1 नंबर में बहुत बार आ जाता है। और अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है, जहाँ से लाइट नहीं जा सकते उसकी छाया बनाता है। इसकी जो निर्वात में चाल होती है वो सबसे अधिक 3 की घात 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और इसमें अगर किसी भी सतह पर ये पड़ता है तो 3 चीज़ें हो सकती है, या तो परावर्तित हो सकती है, या अपवर्तन हो सकता है, या अवशोषण। तो इस आज के वीडियो में हम टॉपिक में परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन क्या है कि जब एक पृष्ठ जो है उसका पॉलिश किया हुआ है, जैसे कि आप दर्पण हम देखते हैं, तो उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो अधिकांश प्रकाश की गति को, जो उसकी दिशा है, उसको परावर्तित कर देता है। उसी को हम कहते हैं परावर्तन। तो परावर्तन के नियम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन क्या है कि एक पॉलिश सरफेस, ये कोई एक दर्पण है, दर्पण पे कोई जो किरण है प्रकाश की वो आपतित होती है, इसे कहते हैं आपतित किरण। और ये टकराकर परावर्तित हो जाती है, इसे कहा जाता है परावर्तित किरण। और जो अभिलंब है, जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, इस मिरर के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे हम कहते हैं अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है परावर्तन कोण। और जो प्रकाश का नियम है वो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है शॉर्ट में। और आपतित किरण, ये वाली किरण, जैसे मान लो इसे आप ई के आई एम किरण और एन किरण कह दो, ये पॉइंट आपका वो हो गया। तो किरण जो एम है और किरण एन, और जो आपका आपतन बिंदु है, तो आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी जो है वो एक ही तल में होते हैं, एक ही तरफ है ना, तो ये एक ही तल में होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं आपका एक ही पेपर पे होते हैं, अगर आप देखो तो एक ही तल में होंगे। और इसी को हम कहते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अच्छा, प्रतिबिंब क्या होता है कि जहाँ पर प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का, जहाँ कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होती है, वहाँ पर बनता है प्रतिबिंब। ठीक है। अब प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक, जहाँ पर सच में जो किरण है वो प्रतिच्छेद करती है, और आभासी, जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होती है। तो जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, जैसे मान अभी हम देखेंगे मिरर वाले केस में, और जब प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होती हैं तब ये कहलाती है आभासी। वास्तविक की खास बात क्या होती है? ये पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकती, ये हमेशा उल्टी होती हैं। आभासी पर्दे पर, वास्तविक पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी प्राप्त नहीं कर सकते, और हमेशा सीधा बनता है। अब अगर हम देखें समतल दर्पण, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं अपना देखने के लिए चेहरा, उसकी खास बात क्या होती है कि ये अगर एक दर्पण है, इसके सामने यहाँ वस्तु रखी गई है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ, जैसे मान लो यहाँ से किरण गई, अब क्योंकि ये वो है तो ये वापस इसी दिशा में चली जाएगी, और यहाँ पे इधर गई, और यहाँ पे परावर्तन के नियम के हिसाब से ये कहाँ पर मिली? ये पीछे जाके मिली। तो यहाँ पर एक्चुअल में नहीं मिल रही है, वास्तविक यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ये प्रतिबिंब कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है। और सीधा है, आभासी होगा तो हमेशा सीधा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आकार अगर देखें तो बिल्कुल वस्तु के आकार के बराबर है।
और दर्पण के पीछे बनता है, जितनी दूरी यहाँ से है उतनी ही दूरी इस यहाँ से है, ठीक है। और पार्श्व परिवर्तित होता है कि अगर इधर लेफ़्ट है, लेफ़्ट और राइट, मतलब अगर आप दायां बायां हो जाता है, जैसे अगर आप अपना दायां हाथ दिखाओगे दर्पण में तो आपको बायां हाथ दिखाई देगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। पहला पूछा जाता है कि अगर आपकी हाइट मान लो 6 फीट है तो आपको दर्पण जो है समतल दर्पण कितने का चाहिए, तो ये आप ध्यान रखना, जितनी भी जो बिंब है या वस्तु की ऊंचाई है उसका आधा, तो जो अगर आप वस्तु की ऊंचाई n है तो n/2 चाहिए आपको दर्पण की ऊंचाई पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो 3 फीट, अगर 6 फीट का कोई व्यक्ति है तो 3 फीट की हाइट चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर यहाँ से आप x स्पीड से जा रहे हो, अगर मान लो ये 100 मीटर है, ठीक है, और आप 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दर्पण की तरफ जा रहे हो, तो मिरर आपकी तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड के, तो अगर आपकी स्पीड x है दर्पण की तरफ जाने की, तो वापस जो प्रतिबिंब की स्पीड होगी वो 2x होगी, ये आप ध्यान रखना। तो ये 2 पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पार्श्व परिवर्तन, दायां भाग बायां प्रतीत होता है, बायां दायां। अब अभी तक तो हमने पढ़ा समतल दर्पण, अब एक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है कि जब परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर, जैसे आप चम्मच देखते हो ना, या तो इस तरफ या आपका इस तरफ, तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, अगर ये इस तरफ यहाँ पे हम पेंट कर दे तो लाइट यहाँ से टकराएगी, तो जब परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो तब वह कहलाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। ये है परावर्तक पृष्ठ, यहाँ से लाइट टकरा के वापस जा सकती है। तो जब बाहर की ओर वक्रित हो तो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, और जब अंदर की ओर वक्रित हो, उस जैसे अगर आप हाथ को हथेली को लो तो अंदर वाला जो पार्ट है वो है आपका अवतल, और जो पीछे वाला पार्ट है वो हो जाता है उत्तल, ठीक है। तो और अवतल जो है, अवतल दर्पण बीच में अपेक्षा किनारों से ज़्यादा मोटा होता है, और इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। अपसारी होता है आपका उत्तल और अभिसारी होता है अवतल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अपसारी अभिसारी, अपसारी का मतलब क्या होता है, उसको अभिकेंद्र कर देना, एक तरफ इकट्ठा कर देना, तो इकट्ठा जो करता है वो कौन करता है, अवतल करता है। अब है गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, ये फटाफट हम जल्दी जल्दी, आपने पहले पढ़ा होगा। इसमें मेनली जो आता है आपका वो आता है, अगर हम देखें एक फटाफट देख लें, ये आपका एक जिस गोले से बनाया गया है उस गोले की जो ये है सी, ये इसका केंद्र है, तो ये दर्पण और सी के बीच की जो दूरी है इसी को हम कहते हैं त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। जो सी है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। और जो ये दर्पण का जो त्रिज्या या व्यास जहाँ पे दर्पण को जाएगा ये कहलाता है ध्रुव, ठीक है। और ध्रुव और सी का जो डिस्टेंस है, वक्रता त्रिज्या जो है इसके आधा डिस्टेंस, इसका जो बीच वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं फोकस। हालांकि फोकस क्या होता है, फोकस हमको इस हिसाब से डिफाइन नहीं करते, ये ध्यान रखना। फोकस जो है किसी भी दर्पण का फोकस वह बिंदु होता है जहाँ पर अनंत से आई हुई समानांतर किरणें मिलती हैं। तो फोकस का परिभाषा क्या होती है, वह बिंदु जहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और सामान्यतः जो है ये जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, लेकिन हम इसको इस तरह से डिफाइन नहीं करते। डिफाइन अलग है कि वह बिंदु जहाँ पर समानांतर किरणें परावर्तित होकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और जो बाय चांस ये F=R/2 हो जाता है, ये 4-5 और ये टर्म आप ध्यान रख लो, जिसमें आपका U जो है वो है वस्तु की दूरी, V जो है प्रतिबिंब की दूरी, R है आपका वक्रता त्रिज्या, F है फोकस दूरी, H(O) जो है जो वस्तु की ऊंचाई, H(I) प्रतिबिंब की ऊंचाई, और M है आवर्धन। ये 5-6 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड अब आगे देखते हैं। तो अब गोलीय दर्पण से जो आरेख चित्र बनते हैं उसके नियम भी हमने पढ़े थे कि अगर कोई समानांतर जाएगा तो टकरा कर ये फोकस से जाएगा। दूसरा है ये अगर उत्तल दर्पण है तो फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा।
फिर अगर कोई फोकस से जाएगा तो ये समानांतर हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा तो यहाँ से समानांतर हो जाएगा मुख्य अक्ष के। तीसरा है सी से अगर कोई जाएगा, सी क्योंकि एक अभिलंब की तरह कार्य करता है, तो सी से अगर कोई जाएगा तो वापस उसी दिशा में वापस मुड़ जाएगा। और चौथा जो परावर्तन का नियम के हिसाब से कि अगर कोई पी पे जाएगा तो जितना यहाँ एंगल आई है उतने एंगल आर से ये परावर्तित हो जाएगा। तो इन चारों में से किसी के हिसाब से अब ये आपके पोजीशन बनते हैं 6। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको ध्यान, देखो अनंत पे जो है वो फोकस पे जाता है, अत्यधिक छोटा वास्तविक उल्टा, ये आप सबको पता होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसमें अगर हम देखें अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण में जैसे जैसे आप, जैसे ये आपका दर्पण है, जैसे जैसे आप दर्पण के पास जाते रहते हो, जैसे जैसे हम दर्पण के पास जाते हैं फोकस तक, ठीक है, अनंत में है तो बिल्कुल छोटा साइज़ बनता है, फिर सी से परे है तो छोटा है, फिर सी पर आ जाता है तो समान साइज है, फिर सी और एफ़ के बीच हो जाता है तो बड़ा हो जाता है, एफ़ पर जो है वो अत्यधिक बड़ा हो जाता है। तो जैसे जैसे हम दर्पण की तरफ जाते हैं जो प्रतिबिंब का आकार है वो क्या होता है, वो बढ़ता है, ठीक है। और सिर्फ एक केस में, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, पी और एफ़ के बीच है, जब पी और एफ़ के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो वह दर्पण के पीछे बनाता है, आवर्धित बनाता है और आभासी एवं सीधा। तो जो अवतल दर्पण है वो आभासी एवं सीधा कब बनाता है, सिर्फ एक में, जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए। ये कुछ किरण आरेख हैं, ये बहुत आसान है आपके किरण आरेख, ये आपने पढ़े भी होंगे, आप इसको कर सकते हो ट्राई, इसमें हम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। सी और एफ़ के बीच आपको ध्यान रखना है, सी और एफ़ के बीच अगर वस्तु होगी तो सी के बाद बनेगा, सी के बाद वस्तु है तो सी और एफ़ के बीच में बनेगा, ठीक है। ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, ये पूछा जाता है आपको, ये और अनंत वाला, ये दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अब इस केस में देखो तो जब आप F और P के बीच में रखोगे तो वस्तु जो है वो पीछे प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी का इस्तेमाल हम करते हैं जो शेविंग मिरर है, जो दंत चिकित्सक है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जो हम शेविंग मिरर की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं उसमें भी इसी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। दो में जो है ये वाला किरण आरेख आएगा, शेविंग मिरर और दंत चिकित्सक वाले में। अच्छा, जो ये वाला किरण आरेख है अनंत वाला, ये आप ध्यान रखना, ये आपका आता है कि अगर आप सोलर फर्नेस में हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अनंत से आती हुई सूर्य की किरणों को ये एक जगह फोकस कर देता है। तो सोलर फर्नेस और सोलर कुकर टाइप का जो चीज़ है वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक इसमें पूछा जाता है, अगर आप फोकस पे रखते हो तो अनंत पे चली जाती हैं, इसका इस्तेमाल जो है टॉर्च में किया जाता है, ठीक है। टॉर्च पे अगर फोकस में टॉर्च है तो जो आपसे पूछा जाता है जो टॉर्च है उसका जो बल्ब है वो कहाँ रहता है, तो वो रहता है फोकस पे, ताकि लाइट टकरा के ज़्यादा दूरी तक समानांतर जाए, ठीक है। तो ये 3 किरण आरेख आपसे पूछे जाते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग तो टॉर्च और सर्च लाइट वाहनों की हेडलाइट में, ताकि समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। तो कहाँ पर रखा जाता है इस केस में, फोकस पे टॉर्च को, ये जो बल्ब है उसको फोकस पे रखा जाता है। फिर है दंत विशेषज्ञ जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए। तो ये जो दूसरा जो हमने कहा था पी और एफ के बीच में, तो उसका इस्तेमाल ये करते हैं। हम अपने चेहरे को बड़ा देखने के लिए भी इसी किरण आरेख का इस्तेमाल करते हैं। और सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए वो जो पहला वाला है कि जब अनंत से आती हैं तब ये फोकस पे चली जाती हैं, यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इसके उपयोग के साथ साथ इसका किरण आरेख भी पता होना चाहिए, कौन सा किरण आरेख काम करेगा। उत्तल दर्पण के जो है वो हमेशा कैसा बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये हमेशा आभासी सीधा और छोटा बनाता है, ठीक है। और आभासी सीधा मतलब हमेशा दर्पण के पीछे बनाएगा, दर्पण के आगे नहीं बनाएगा, और सीधा बनाएगा, छोटा बनाएगा। इसीलिए इसका
जो उपयोग है वो वाहन के पीछे देखने वाले मिरर में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है और बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है, और बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण, जो दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर लेता है। तो उत्तल दर्पण के 2 उपयोग है, अवतल दर्पण के 4, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है कि गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो बस आपको 2 इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जो आपका ये एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है, तो इस तरफ जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, इस तरफ ये आपका नेगेटिव होता है लेकिन ये वाई पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर जो है एक्स पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, यहाँ पर आपका एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव, ये आपको पता है। बस इसी के बेस पे जब हम किसी भी वस्तु की दूरी, ऊंचाई, और अगर वस्तु जो है वो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हम वस्तु जो है वो नेगेटिव एक्स अक्ष पे रखते हैं, तो इसीलिए यू या जो वस्तु की दूरी है वो हमेशा जो है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि हम हमेशा दर्पण के इस तरफ रखते हैं, तो इसलिए यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। अब प्रतिबिंब अगर आपका इसी तरफ बनेगा तो वी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, अगर इस तरफ बनेगा या पॉजिटिव भी हो सकती है, तो दोनों वैल्यू हो सकती है। अच्छा, फोकस की अगर हम बात करें, तो अगर हम ये वाले गोले की बात करें तो ये अवतल है, तो अवतल का फोकस इस तरफ होगा, तो अवतल का फोकस जो है वो होगा नेगेटिव और उत्तल का फोकस होगा पॉजिटिव। और इसी तरीके से बिंब जो है यू हमेशा ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और इससे एक दर्पण सूत्र बनता है। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये आपका दर्पण सूत्र है। कैसे याद रखोगे? देखो, दर्पण है तो आपका मिरर, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मिरर, मिरर से आप याद रख लो, ठीक है। अब मिरर में आपका m से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो प्लस जो साइन है वो कुछ हद तक मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है ना, ये देख रहे हो, इस तरह का होता है ना मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, तो आप समझ लो कि यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो v + u = 1/f, और दर्पण के हिसाब से v u f की वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसमें v प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब की दूरी और f फोकस दूरी होता है। और आवर्धन की अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण के द्वारा आवर्धन होता है किसी भी वस्तु जो है, वस्तु की अपेक्षा में जो प्रतिबिंब का आकार है वो कैसा है। अगर आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक जो है वो अलग चीज़ बताते हैं, ध्यान रखना, m को हम आवर्धन को बताते हैं। अगर कोई वस्तु बड़ा बन रहा है तो उसको हम कहते हैं आवर्धित वस्तु है, ठीक है। और धनात्मक और ऋणात्मक क्या बताता है, जैसे धनात्मक और ऋणात्मक जो है, अगर कोई प्रतिबिंब सीधा बना है तो y की वैल्यू पॉजिटिव है तो m की वैल्यू जाएगी पॉजिटिव। तो अगर कोई सीधा बना है तो प्रतिबिंब जो है उसका m की वैल्यू होगी पॉजिटिव, या जो आवर्धन है वो होगा पॉजिटिव। और अगर कोई वस्तु उल्टा बना है तो ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक उल्टा है, और उल्टा हमेशा वास्तविक होता है, सीधा हमेशा आभासी होता है। तो धनात्मक का मतलब है आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब, और ऋणात्मक का मतलब है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। इसमें जो वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है, जैसे कभी भी जो वस्तु है, आवर्धन जो है वस्तु की जो 1 के बराबर होगी तो वस्तु के आकार के बराबर होगा। आवर्धन अगर 1 से अधिक होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो वस्तु की ऊंचाई से अधिक होगी, मतलब आकार बड़ा होगा। m की वैल्यू 1 से कम होगी तो जो प्रतिबिंब है उसकी जो ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई से कम होगी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान रखना, इसमें v/u का भी अनुपात होता है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मिरर के केस में आपका हो जाता है -v/u। ये ध्यान रखना, अगर फॉर्मूले में प्लस है तो आवर्धन में माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो hi/ho = -v/u। तो इस तरीके से ये अभी जो हमने किया ये आपने अच्छे से पढ़ लिया है। तो ये प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड सारा कुछ हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 है तो क्या दर्शाता है। अगर आवर्धन +1 है तो प्लस का मतलब है सीधा और आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, और 1 का मतलब है कि बराबर आकार का बना रहा है, ठीक है। तो समतल दर्पण समान आकार, आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, +1 का मतलब ये है। अच्छा,
इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का बनता है, दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो कौन सा है, दर्पण कौन सा है? एक बात बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, बिंब के आकार का बन रहा है, दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो दर्पण कौन सा है? वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो किस में बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। तो जब भी आपसे दर्पण पूछा जाए वास्तविक बन रहा है तो उसका उत्तर हो जाएगा अवतल, और कुछ नहीं सोचना। वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण ही बनाता है, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण है तो समान आकार कब बनता है? आपको पता है सी पर बनता है, ठीक है, और अगर सी की वैल्यू 18 है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 9, लेकिन अवतल है तो माइनस हो जाएगा, तो -9 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा, सौर भट्टियों में कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि वो अनंत से आने वाली सूर्य की किरणों को फोकस कर देता है, ये हमने पढ़ लिया है। फिर है पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? ये वाला आप बताओ, कमेंट में लिखो इसका इस्तेमाल क्यों होता है, क्या होगा इसका उत्तर। फिर है बिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए जब हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल सेविंग रूप में करें, तब क्या होगा? टॉर्च एवं सर्च लाइट में करें तो क्या होगा? तो वस्तु कहाँ रखा जाएगा? तो इसमें P और F के बीच में। इस केस में वस्तु कहाँ रखा जाता है? तो फोकस पे आपका टॉर्च रहता है। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस, तो जहाँ पर अनंत से आती हुई किरणें मिलती हैं उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस में क्या हो जाएगा? जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वक्रता त्रिज्या 20 है, फोकस हो जाएगा आपका 10। जब आपको दर्पण नहीं दिया है प्लस माइनस, तब आप प्लस माइनस नहीं लगाओगे। अगर सिर्फ दर्पण बोला है 20 है तो फोकस दूरी इसका आधा 10 हो जाएगा, ठीक है। दर्पण का नाम बताना है जो सीधा, अब सीधा बना रहा है और आवर्धित बना रहा है। उत्तल दर्पण सीधा तो बनाता है बट क्या नाम है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो सीधा और आवर्तित सिर्फ अवतल ही बनाएगा जब हम P और F के बीच रखते हैं। फोकस दूरी धनात्मक होती है तो ये हो गया आपका उत्तल। हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो हमेशा आभासी ये भी बनाता है आपका उत्तल। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बढ़ा पाया गया, तो ये वाला क्वेश्चन आप बताओ। +6 है, तो इस तरह के आप इसमें 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए गए हैं। तो ये आपका पहला टॉपिक ख़त्म होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अब जो आपका न्यूमेरिकल्स है जिसमें इस्तेमाल होना है 1/f = 1/v + 1/u, इससे रिलेटेड दोनों, जब हम दर्पण और लेंस दोनों कर लेंगे तब एक अलग वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आए हुए क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक से अगर आप देखो तो इससे ज़्यादा नहीं आता, इसके आप अच्छे से शॉर्ट्स नोट्स बना लो, और इस टॉपिक से कम आपका 2 से 3 नंबर तो कंफर्म आना ही आना है। और ज़रूर बताना आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई सजेशन हो तो आप सजेशन भी दे सकते हो, कोई आपको कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो। और तैयारी एग्ज़ाम की अभी से ही करने लगो, आपके पास 100 दिन है, अच्छे से तैयारी कर लो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।